गंगा के मिलन स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग यह उत्तराखंड के प्रयाग है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, 1 2 3 4 5। फिलहाल हमारा उद्देश्य प्रयागों को बताना नहीं है, तो ये 5 प्रयाग पंचप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। जो प्रॉब्लम हुई थी वो समझिए कहाँ से प्रॉब्लम हुई थी। धौली गंगा की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं ऋषि गंगा। ऋषि गंगा, धौली गंगा की एक सहायक नदी है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा का उद्गम स्रोत माना जाता है एक ग्लेशियर से। उस ग्लेशियर का नाम है नंदा देवी। नंदा देवी ग्लेशियर। तो नंदा देवी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा धौली गंगा से जाकर मिल जाती है और वह, या कहीं कहीं लिखा हुआ है रीनी, तो रैनी या रीनी जो भी आपको नाम समझ में आए वो समझ लीजिएगा। इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा और अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहीं पर समझिए आप क्यों मैंने ऐसा बनाया है। मैंने इसलिए बनाया है कि आप पूरे स्ट्रक्चर को समझिए। अगर धौली गंगा में पानी बढ़ता है, अगर धौली गंगा में पानी बढ़ता है तो अलकनंदा में पानी बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बाढ़ के कारणों को समझा कि जो सहायक नदियां होती हैं जब उनमें पानी बढ़ता है तो वह अल्टीमेटली मुख्य नदी में लाकर अपने पानी को डाल देती हैं, विसर्जित कर देती हैं, गिरा देती हैं। तो मुख्य नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब धौली गंगा में पानी बढ़ेगा, अलकनंदा में बढ़ेगा, अलकनंदा में बढ़ेगा तो फाइनली गंगा में बढ़ेगा। ऐसे ही होता है। इसी तरीके से अब यहीं पर झील है ना, एक ग्लेशियर लेक है। इसके कारणों को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। बात समझिए। ग्लेशियर है, ये सारे ग्लेशियर्स को दिखा देते हैं हम लोग। मान लो ब्लू कलर से हमने ग्लेशियर को दिखा दिया। यहाँ से यह ऋषि गंगा निकल रही है। ऋषि गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, जो भी। यह ऋषि गंगा किस नदी से मिल रही है? तो यह ऋषि गंगा मिल रही है धौली गंगा से। धौली गंगा अल्टीमेटली किससे मिल रही है? अलकनंदा से। और अलकनंदा से भागीरथी यहाँ से मिल ही रही है, ये आपको पता ही है। ऐसे ही नदियों का स्ट्रक्चर है। लोगों ने कहा इस जगह पर कि ग्लेशियर का मतलब आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर यहाँ पर टूट के गिर गया इस नदी में, इस झील में। यहाँ पे जो झील थी उस झील में कोई ग्लेशियर टूट के गिर गया। किसी ने कहा कि वर्षा तेज होने की वजह से यहाँ पर बारिश हुई, बारिश होने की वजह से ऐसा हुआ। किसी ने कहा कि इस ग्लेशियर का जो पानी था वो पिघल गया, ग्लेशियर का जो हिमनद था वो पिघल गया, उस पिघलने की वजह से यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई। किसी ने कहा कि फिर से ये इसका जो आगे का मोरेन वाला हिस्सा था, मोरेन की जो दीवार थी, वह दीवार टूट जाने की वजह से इसका पानी इस झील का नदी में आ गया। लेकिन जो ऑथेंटिकेटेड, ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड बात है वो ये माना जा रहा है कि ऊपर से ग्लेशियर ही टूटकर इस झील में गिरा, जिसकी वजह से झील में पानी की मात्रा बढ़ गई और बढ़ी हुई मात्रा अल्टीमेटली ऋषि गंगा में आ गई। बढ़ी हुई मात्रा अल्टीमेटली ऋषि गंगा में आ गई। अब देखिए, ग्लेशियर क्यों टूट गए? यहां पर एक कंसेप्ट को समझिए।
हमने आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की शुरुआत में बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, जब इकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता है। इकोलॉजिकल स्ट्रेस जब बढ़ता है तो हजार्ड उत्पन्न होते हैं, और हजार्ड को अगर संभाला नहीं गया तो डिजास्टर पैदा होते हैं। और इकोलॉजिकल स्ट्रेस होने के पीछे की जो वजह थी वह इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जिसको इकोलॉजिकल एनोमली कहा गया था, या पारिस्थितिकी विसंगति। जब पर्यावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं, चाहे वह पॉल्यूशन के रूप में हो, डिग्रेडेशन के रूप में हो, निम्नीकरण के रूप में हो, उनका क्षयकरण हो, जब पर्यावरण में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जो अवांछित किस्म के होते हैं, जिनकी चाहत नहीं होती है कि ऐसा हो लेकिन हो जाता है, तो उसको कहते हैं एनोमली। और एनोमली अगर मतलब लंबे समय तक होता रहे तो स्ट्रेस पैदा हो जाता है। जैसे आपके शरीर में मान लेते हैं कि बुखार लग गया आपको, बुखार एनोमली उत्पन्न कर देगा, विसंगति हो गई आपके शरीर में, बुखार लंबे समय तक बना रहे, स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा शरीर में, दूसरे हिस्से भी प्रभावित होने लगेंगे। और अगर बुखार को लंबे समय तक हम ट्रीट नहीं करें तो उसके कई सारे प्रभाव हो सकते हैं आपके शरीर में, आपका शरीर कोलैप्स भी कर सकता है अंततः। आपने कई बार सुना होगा कि बुखार इतना तेज चढ़ गया, इतना बुखार हो गया कि मृत्यु हो गई किसी की। ले लीजिए, सिम्टम आया, एनोमली हो गई बॉडी में, हमने ध्यान नहीं दिया, स्ट्रेस उत्पन्न हो गया, फीवर वगैरह, खांसी वगैरह आने लगा, हमने ट्रीट नहीं किया, हजार्ड हो गया, फेफड़े संक्रमित होने शुरू हो गए, उसका भी इलाज नहीं कराया, मृत्यु हो जाएगी लगता है। तो इसलिए एनोमली उत्पन्न हो गई। अब यहां पर क्या हुआ, ग्लेशियर्स में ऐसा क्या हो रहा है, तो ग्लेशियर्स में ब्लैक कार्बन का जमाव बढ़ता चला जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, ब्लैक कार्बन। और जब ब्लैक कार्बन का जमाव बढ़ता चला जा रहा है तो ब्लैक कार्बन एब्जॉर्प्शन, जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है, सन रेडिएशन या सोलर रेडिएशन इसको कहें तो ज़्यादा बेहतर है, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण का परावर्तन कम होता चला जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो एल्बिडो का कंसेप्ट है वो परावर्तिता से जुड़ा हुआ है, और परावर्तिता वहाँ पर ज़्यादा होती है जब सरफेस लाइट कलर की हो या सरफेस बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हो, चिकनी सरफेस हो। जब सरफेस रफ हो या डार्क कलर की हो तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कम होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और जब रिफ्लेक्शन कम होगा तो परावर्तन कम होगा, परावर्तन का वही मतलब हुआ, रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाएगी, एल्बिडो कम हो जाएगी, और एल्बिडो कम होने की वजह से सोलर रेडिएशन का अवशोषण इस जगह पर बढ़ जाएगा। अवशोषण जब बढ़ेगा तो तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान जब बढ़ेगा तो ग्लेशियर के टूटने की घटना बढ़ जाएगी। आया तो डिजास्टर, आया तो आपदा, आई तो बाढ़, लेकिन पीछे वजह क्या हो सकती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, तनाव, दबाव, प्रेशर, एनोमलीज, पॉल्यूशन, सुविधाएं, ये सारी चीजें। टूटा, ग्लेशियर टूटने की वजह से यहाँ पर बाढ़ आई। अब जब ऋषि गंगा में बाढ़ आ गई तो यहीं पर एक ऋषि गंगा प्रोजेक्ट भी था, वह बर्बाद हो गया। एक विद्युत का प्रोजेक्ट था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट था, जाहिर सी बात है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का रहा होगा, यहाँ पर बर्बाद हो गया। एक तपोवन प्रोजेक्ट था इस धौली गंगा, यह बर्बाद हो गया। यह स्थान कौन सा है, रैनी, यह गांव बर्बाद हो गया। अब जब ऋषि गंगा में पानी बढ़ा, ऋषि गंगा में पानी का लेवल बढ़ा, तो धौली गंगा में ऑटोमेटिकली पानी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और यह बढ़ा हुआ पानी अल्टीमेटली अलकनंदा में जा रहा है, अलकनंदा में पानी बढ़ेगा, अलकनंदा से होते हुए गंगा में जाएगा, गंगा में पानी बढ़ेगा। तो जहां जहां ये नदी प्रणाली भुगता मतलब खामी एक की है ना, कमजोरी एक की, कमी एक की, और भुगतना, गलती एक की और भुगतना सबको पड़ रहा है।
ग्लेशियर के टूटने से, एक छोटी सी नदी में बाढ़ आने से, यह नदी की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, नदी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस नदी में जल का स्तर बढ़ जाने की वजह से इस पूरे इलाके में डिस्ट्रक्शन हो गया गई और यह पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त हो गया, निचला इलाका। प्रभाव रहा, यह कारण रहा 2021 के बाढ़ के पीछे। इसमें किसको दोष दिया जाए, क्या किया जा सकता है, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है? क्या इसका मैनेजमेंट उस तरीके से हो सकता है जो 2013 में बाढ़ आई थी? मैनेजमेंट का यहाँ लिया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मैनेजमेंट हम लोग सोचें कि 2013 के बाढ़ का मैनेजमेंट 2021 के बाढ़ में कर दें या 2021 के तरीके से 2013 का हम कर देते, ये संभव नहीं। अलग अलग बाढ़, अलग अलग कारण, इसलिए हर बाढ़ को बाढ़ के रूप में मत देखिए, बाढ़ को एक साइंस के रूप में देखिए, एक विज्ञान के रूप में देखिए। उस विज्ञान के कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आंसर सही होने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कॉम्पिटिटिव आंसर। प्रतिस्पर्धा है इस परीक्षा में, इस परीक्षा में सही की तलाश ही नहीं है, ज़्यादा सही की तलाश है। तो कॉम्पिटिटिव आंसर करने के लिए आपको छोटे कारणों को आइडेंटिफाई करना होगा, छोटे कारणों का प्रबंधन करना होगा। बाढ़ का प्रबंधन तो दुनिया जानती है, लेकिन अलग अलग इलाकों के बाढ़ों का प्रबंधन आप करके दिखाइए, तब एग्जामिनर ज़्यादा कन्विंस होता है कि नहीं, आपको उस इलाके के बारे में जानकारी अच्छी खासी या ठीक ठाक। तो यह कंडीशन रही थी 2021 में उत्तराखंड के बाढ़ के पीछे। उम्मीद करता हूँ कि अभी कुछ चीज़ें ठीक हो गई। तो उत्तराखंड के बाढ़ के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। लोगों का ये भी मानना है कि जो केदारनाथ आई थी उसके पीछे बढ़े हुए पाप हैं। केदारनाथ मतलब कुछ लोगों का मानना, ये मेरा ऐसा कुछ मत नहीं है, मैं व्यक्तिगत कोई मत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, जब आपकी तबीयत खराब होती है, जब आपके घर में कुछ नुकसान होता है, तो तरह तरह के एक्सप्लेनेशन होते हैं। उस दिन तुम जब घर से निकले थे तो एक बिल्ली ने रास्ता काटा था, तुमने देखा नहीं था ढंग से, उसी की वजह से 2 महीने बाद तुम्हें ठोकर लगी, तुम साइकिल से गिरे। मतलब अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं, आप कैसे करिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो केदारनाथ है इसकी धार्मिक मान्यता है, इसमें अच्छे मनोभाव से, सात्विक मन से लोग जाते थे दर्शन करने, वही लोग जाते थे जिनको आस्था थी धर्म में। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े ठिकाने, अय्याशी के अड्डे बनने लगे, जहाँ पर लोग अय्याशी की नीयत से जाते हैं, दारू की बोतल लेके जाते हैं, मनाने जाते हैं केदारनाथ हनीमून के लिए थोड़ी ना बना है। तो लोगों का कहना है कि ऐसे कर्म करोगे तो भुगतान तो करना पड़ेगा, इसलिए बाढ़ आई थी। खैर, वह कारण रहा हो या नहीं रहा हो उसको लिखना नहीं है, वो डिसाइड करना है कि हमें वैसे काम करने हैं या कि नहीं करने हैं। भाई अलग अलग चीज़ों के लिए जगह तो अलग अलग है। अब मंदिर में बैठकर तर्क पे तो नहीं है कि मंदिर भी तो एक जगह ही है, लेकिन मंदिर में बैठ के अगर आप शराब पिए तो ये ठीक तो नहीं है। आप चाहे मंदिर को माने या ना माने, मस्जिद को माने या ना माने, लेकिन वो उस जगह पर बैठकर शराब पीना ठीक तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। अब ये तो अलग अलग लेवल की बात होगी, आस्था में तर्क थोड़ा ना होता है। तो उत्तराखंड के बाढ़ की त्रासदी थी, इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है भाई? तो इसके अगर प्रबंधन की हम लोग बात करें, इसके प्रबंधन की बात करें तो नंबर 1, पहले तो पूर्वानुमान। और ध्यान रखिए, प्रबंधन में हमें डीएमसी का प्रयोग करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा प्रबंधन चक्र जो आपको हमने बताया था उसको ठीक से यहाँ पे फॉलो करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 3 पहलू हैं, एक पूर्व आपदा या आपदा पूर्व, एक ड्यूरिंग डिजास्टर यानी कि आपदा के दौरान, और तीसरा है
आफ्टर डिजास्टर यानी कि आपदा के बाद। आपदा के बाद तो पहले चरण में प्रबंधन में आप क्या करेंगे? पहले तो आपको पूर्वानुमान प्रेडिक्शन करना होगा, और आप नहीं करेंगे प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन करने के लिए संस्थाएं हैं, आईएमडी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या उसके ऑफिसेज जो रीजनल ऑफिसेज हो सकते हैं वो कर सकते हैं, कोई संस्थाएं कर सकती हैं, है ना। तो इस तरह की संस्थाएं जो मौसम से संबंधित जानकारी इकट्ठा करती है, प्रोसेस करती है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजिकल पुणे में है, IITM इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, भारतीय उष्णकटिबंधीय संस्थान पुणे में, वह भी इस तरह की कोई उद्घोषणा कर सकती है। तो पूर्वानुमान लगा लिया कि भाई वृष्टि प्रस्फोट की संभावना बन रही है, बादल फटने की संभावना बन रही है, ये ग्लेशियर में क्रैक दिखाई दे रहे हैं, दरारें दिखाई दे रही हैं, कमजोरी दिखाई दे रही है, ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ रही है, जो ग्लेशियर लेक के जो बांध थे वे कमजोर हैं, यानी कि प्रॉपर निगरानी करना। तो पूर्वानुमान इसको करना, पूर्वानुमान करके अब देखना है हमें आपदा पूर्व में हमें क्या करना है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस। मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस। तो प्रिवेंशन, अगर उस बाढ़ को रोका जा सके, अब बादल फटने को कैसे रोकोगे? सिलाई मशीन लेके बादल को सिलते रहो, संभव तो है नहीं। तो रोकथाम तो नहीं किया जा सकता है, बादल के फटने की घटना को रोक तो एकदम बिल्कुल से हम नहीं सकते, नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है, मिटिगेशन, मिटिगेट करना है। मिटिगेट का मतलब होता है कि अगर इस बाढ़ से 10,000 लोगों के प्रभावित होने की संभावना बन रही है, तो उस प्रभावित होने वाली संख्या को 10,000 से घटाकर आपको 500 तक लाना है, 200 तक लाना है। कितना मिनिमम कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को विस्थापित कीजिए, वहां से दीजिए, पहले उनको सूचना जारी कर दीजिए कि आज कल परसों 2-3 दिन में यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आने की संभावना है। आप लोग जरूरी चीजों को लेकर किसी ऊंचे स्थान पर, किसी ऐसे स्थान पर चले जाइए जहां पर बाढ़ का पानी ना पहुंच पाए। का उपाय, उनको विस्थापित करना, उनके लिए बहुत सारी चीजें और भी हैं, देखते हैं। प्रिपेयरनेस, तैयारी, तैयारी आपको रखनी है। किस चीज की तैयारी रखनी है? तो बाढ़ जनित रोग जो हो सकते हैं, पानी से फैलने वाले जो रोग हो सकते हैं, उन रोग की दवाई होनी चाहिए, उसके लिए डॉक्टर्स होने चाहिए, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास मोटर बोट होना चाहिए, आपके पास लाइफ जैकेट होने चाहिए, आपके पास खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास नाव होने चाहिए, ताकि जब बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय आपको ये सारी चीज़ों की तलाश ना करनी पड़े और आप राहत कार्य में यथाशीघ्र जुट जाए। आप पूर्व ये करेंगे। बाद आपदा के दौरान क्या करेंगे? मान लीजिए कि तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ लोग उस बाढ़ में फंस ही जाते हैं, तो आपने जो आपदा पूर्व तैयारी कर रखी है, उन तैयारियों का प्रयोग करते हुए उन फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने की कोशिश करनी। उनको खींच कर लाएंगे, किनारे पर लाएंगे, उनको दवाई देंगे, उनको राशन देंगे, उनको शेल्टर हाउस में ले जाएंगे, ये करेंगे। रेस्क्यू और प्रोटेक्शन जिसको कहा गया था, रेस्क्यू, रिलीफ, प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्स, यही सब आपको ये करना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सारे बाढ़ में वही करना होता है। उसके बाद की कहानी, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा देनी होती है, उसको देखेंगे हम लोग। एक दो और बार डिस्कस कर लेते हैं। अर्बन फ्लड देख लेते हैं हम लोग। अर्बन फ्लड के रूप में एक केस स्टडी ले लेते हैं। बाढ़ का हो सकता है, मुंबई की बाढ़ का हो सकता है, चेन्नई की हो सकता है। हम लोग मुंबई की बाढ़ को ले लेते हैं, माया नगरी।
मुंबई में बाढ़ क्यों है? भारत का नक्शा ऐसे देखने में लगता है और इस जगह पर आपको मुंबई दिखाई देती है, इस जगह पर आपको मुंबई दिखता है। वास्तव में मुंबई कई छोटे छोटे द्वीपों के जुड़ने से बना हुआ है। मुंबई की जो भू आकृति है, उस भू आकृति को भी समझना होगा अगर आप मुंबई के फ्लड को समझना चाहते हैं तो। मुंबई में जो फ्लड आता है, उस मुंबई में आने वाले फ्लड का कारण बिल्कुल अलग है उत्तराखंड के फ्लड से। वाले फ्लड का कारण बिल्कुल अलग है बिहार में आने वाले फ्लड से, बिल्कुल अलग है असम में आने वाले फ्लड से, और अलग है दिल्ली में आने वाले फ्लड से। तो देखिए क्या है बेसिकली, मुंबई की अगर आप संरचना को देखेंगे तो मुंबई की संरचना कुछ कुछ ऐसी है, और यह पूरा का पूरा समुद्र है, अरब सागर है। यह अरब सागर है और यह आपका हो जाएगा इलाका वेस्टर्न घाट का। मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं जानबूझकर। यह वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। अब आप देखिएगा क्या क्या होता है यहाँ पर। पहले तो ये देखिए कि अरब सागर, ये अरब सागर, अरेबियन सी, यह मुंबई, इसी ऐसे ही मुंबई बसा हुआ है हमारा। यह वेस्टर्न घाट है ही है, राइट। इस पर ध्यान देना है विशेष रूप से, इस पे जो अंदर ये धसी हुई संरचना है ना, इस पर ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। एक और तस्वीर बनाते हैं। यह अरब सागर है, मुंबई है, घाट है। यह वेस्टर्न घाट है। अरब सागर से जो पानी जाता है, अरब सागर से जो बादल जाते हैं, वेस्टर्न घाट से टकराते हैं और मुंबई में बारिश करते हैं। यह मुंबई में होने वाली बारिश की प्रक्रिया है। मुंबई में बाढ़ क्यों आ रही है, बाढ़ की समस्या क्यों बढ़ रही है, इस बात को समझिए। तो दो तीन चीजें हैं, दो तीन घटनाएं हैं, इसको जोड़ लीजिएगा आपस में। इस वेस्टर्न घाट पे पेड़ पौधे किसी ज़माने में हुआ करते थे। मुंबई में कुछ कुछ नदियाँ बहा करती थी, बहा करती हैं अभी। एक नदी है, नदी को भी फिलहाल हम लोग हटा देते हैं। पेड़ पौधे हुआ करते थे वेस्टर्न घाट पे। ये मुंबई शहर है, यहाँ पर समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों का जो तापमान होता है, जो जलवायु होती है, वो बड़ी मॉडरेट किस्म की होती है, ये आपको पता है। पर क्या हुआ, मुंबई में दो तीन घटनाएं हो गई। एक तो हो गया कि पर्यावरण का नुकसान हो गया। वेस्टर्न घाट से हमने बहुत सारे निर्वनीकरण किए, निर्वनीकरण किया, नंबर एक। दूसरा, मुंबई में औद्योगिकरण हुआ। तीसरा, मुंबई में शहरीकरण बेतहाशा रूप से हुआ है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। चौथा, मुंबई में प्रदूषण बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है। फिलहाल इन कारणों को ही समझते हैं। निर्वनीकरण से क्या क्या हुआ, तो निर्वनीकरण से पहला तो आवरण हट गया। पेड़ पौधे होते हैं तो उस क्षेत्र के तापमान को कम रखते हैं। किसी पेड़ के नीचे अगर आप जाके बैठें तो वहाँ का तापमान समीपवर्ती क्षेत्रों के तापमान से बहुत कम रहता है गर्मी के दिन में। अगर आप महसूस करना चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
पेड़ से दूर रहिएगा। अगर वहाँ पर तापमान आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड समझ में आ रहा है, तो पेड़ के नीचे जाते ही यह तापमान 27, 28 या 30 डिग्री तापमान तक हो सकता है। 10-10 डिग्री का अंतर हो सकता है पेड़ के नीचे बैठने से। तापमान बढ़ा, ठीक है। अब तापमान बढ़ा, नंबर 1। दूसरा, के बाइंडिंग जो फोर्स थे, मिट्टी को बांधने वाली जो संरचना थी वो नष्ट हो गई, तो मृदा ढीली हो गई, ढीली हो गई। मृदा का अपरदन ज्यादा हो गया। मृदा ढीली हो गई, मृदा का अपरदन ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होता है अभी हम लोग इसको देखेंगे। औद्योगिकरण से क्या हुआ कि ऊष्मा के अलग अलग सोर्स आ गए, चिमनी आ गई, फैक्ट्री आ गई, गाड़ियां आ गई, इलेक्ट्रॉनिक से उपकरण आ गए, उपभोक्तावादी मानसिकता आ गई। तो इससे भी क्या हो गया, कुल मिला जुलाकर तापमान बढ़ा। शहरीकरण हुआ, तो शहरीकरण ने क्या किया, अतिक्रमण किया। अतिक्रमण जब किया तो मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम था, मुंबई का जो अपवाह तंत्र था, वह अपवाह तंत्र कमजोर हुआ। अपवाह तंत्र बाधित हो गया। नंबर 1 बाधित हो गया। और जब मृदा ढीली और कमजोर हो गई, अपरदित हो गई, तो वह जाकर यहां पर अवसादीकरण करने लगी। ये सारे अवसाद जाकर नदियों में, वहां के तालाबों में, वहां की झीलों में जाकर जमा होने लगे, जिससे उनकी जो कैचमेंट कैपेसिटी थी वो कम हो गई। यानी कि मुंबई के जिस तालाब में पहले 10 लीटर पानी आ सकता था, अब उसमें गादों के भर जाने की वजह से यहां पर 6 लीटर पानी ही आ सकता है, क्योंकि झील या तालाब उथले हो गए। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए 10 लीटर और 6 लीटर माना है, बाकी घटना सही है। अपवाह तंत्र जो मुंबई के पानी को लेकर समुद्र तक जा रही थी, जो सिस्टम जा रहा था, वह सिस्टम बाधित हमने कर दिया, काट दिया, तापमान बढ़ गया। औद्योगिकरण किया, तापमान बढ़ गया। प्रदूषण किया, तापमान बढ़ गया। अब इस तापमान के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इसको देखिए। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। इस तापमान के बढ़ने की वजह से यहां पर जब टेम्परेचर बढ़ गया तो लो प्रेशर क्रिएट अपने आप ही हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट हो गया। मुंबई क्या बन गया, मुंबई बन गया अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड, नगरीय उष्मन द्वीप बन गया है मुंबई। यहां पर मुंबई था, तो मुंबई में लो प्रेशर बना। अब लो प्रेशर होने की वजह से, लो प्रेशर होने की वजह से यहां से भी हवा, यहां से भी हवा, यहां से भी हवा, चारों तरफ से हवाएं अब जाकर मुंबई में इकट्ठी हो जाएंगी। तो हवा अरब सागर से हवा चली ऐसे, मॉनसून की हवा चली ऐसे, तो यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। लेकिन अब मुंबई में, मुंबई एक महानगर है, महानगर में तरह तरह के ये सब क्रियाकलाप हुए, और क्रियाकलाप होने की वजह से जो लो प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ी, तो अब ये जो हाई प्रेशर से जाने वाली हवा ऊपर नीचे थी, ये सारी हवाएं अब मुंबई में जाकर इकट्ठा होने लगी। क्या होगा, मुंबई में मान लेते हैं पहले एक बादल बन रहा था, ये वाली जब हवा इसकी तरफ अट्रैक्ट होके आ गई तो बादल दूसरा भी आ गया। ये हवा जब अट्रैक्ट होके इस तरफ आ गई तो बादल तीसरा भी आ गया। यानी कि मुंबई में वर्षा की इंटेंसिटी या वर्षा की क्वांटिटी, अगर क्वांटिफिकेशन ऑफ रेनफॉल करें हम लोग यहाँ पे, तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर 3 गुनी बढ़ गई, क्योंकि मुंबई में तापमान बढ़ा है। तापमान बढ़ने से लो प्रेशर बढ़ा है, मुंबई में निर्वनीकरण बढ़ा है, तापमान बढ़ा है, गाद की मात्रा बढ़ी है, जाके वहाँ पर ड्रेनेज कैपेसिटी उसका या ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो गया है शहरीकरण की वजह से। नालियाँ प्रॉपर ड्रेन आउट कर नहीं पाती हैं, लोगों ने नदियों के किनारे ज़मीनें
इलीगल तरीके से खरीद के घर बना लिया, सी व्यू अपार्टमेंट बना लिए सबने, रिवर व्यू अपार्टमेंट बना लिए सबने। कुछ दिनों में वह नदी एक नाले के रूप में तब्दील हो जाएगी और फिर वह नाला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इतिहासों में दर्ज हो जाएगा कि मीठी नदी यहाँ से होकर कभी बहती थी। तो अब मुंबई में बाढ़ आने का क्या कारण हो गया? एक्स्ट्रा हीटिंग, कारण ये रहा। तो ये तो हो गई जलवायु कारण। दूसरा संरचना मैं बार बार बना रहा हूं, देखिए इसको मान लीजिए, अगर दिखाई दे रहा होगा रंग तो यहां पर एक लहर उत्पन्न होती है, इस तरीके से, और यह लहर आगे बढ़ते हुए मुंबई की तरफ आती है, तट की तरफ आती है। खुले समुद्र में जब लहरें उत्पन्न होती हैं तो उनकी ऊंचाई कम होती है। जैसे ये लहरें सकरे भाग में प्रवेश करती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती है। फिजिक्स का नियम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर जो लहरें टकराएंगी, इनकी ऊंचाई ऐसी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। लेकिन जैसे ये पानी इस सकरे भाग में घुसेगा, ऐसे ऐसे मान के चलो ना कि किसी बहते हुए पानी की तरफ अपने हाथ को ऐसे करके रोकिए, तो जो आपके हाथ में पानी घुसेगा वो ऊपर की तरफ उछलेगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही मुंबई में जो लहरें आएंगी, ये मुंबई में आने वाली लहरों की ऊंचाई ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने की वजह से मुंबई के आसपास के क्षेत्र आप्लावित हो जाएंगे, सुनामी की समुद्री लहरों की वजह से, सर्जिंग की वजह से, स्टॉर्म सर्ज इसको कहेंगे। प्रभाव ज़्यादा देखा जाएगा। एक तो वर्षा ज़्यादा हो रही है क्योंकि मुंबई गर्म हो रही है, करड़ हो रहा है, कैपेसिटी कम हो रही है, लेकिन मुख्य कारण है यहाँ पर लो प्रेशर का बनना, अर्बन हीट आइलैंड का बनना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा, मुंबई का ऐसी जगह पर अवस्थित होना जहाँ पर आने वाली लहरों की ऊंचाई अकस्मात ही बढ़ जाती है। फ्लड की बात होगी, मुंबई का फ्लड पूरी तरह से अलग है उत्तराखंड के फ्लड से। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि जो निर्वनीकरण हुआ है, उस निर्वनीकरण को रिफॉरेस्टेशन में बदलना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन को रिफॉरेस्टेशन में पुनः वनीकरण करना पड़ेगा। नंबर एक, जो ड्रेनेज इसकी ब्लॉक हुई है, ड्रेनेज कैपेसिटी जो इसकी ब्लॉक हुई है, उसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। उस ड्रेनेज पैटर्न को, जो आसपास मकान बने भी होंगे उनको गिराइए, हटाइए। नदी रहेगी, मकान बनेंगे, मकान रहे